और यहाँ से जो महाभारत का युद्ध होता है, कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, ऐसा मानना है कि उस युद्ध का बीज इस घटना से भी पड़ा है। सारी शक्ति उनके साथ में है, पांडवों की, कौरवों की। तो अब सिर्फ शक्ति के बल पर, अपनी सैन्य शक्ति के बल पर द्रोण को हराना संभव नहीं है। वैदिक यात्रा में आप सभी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। पांडवों की और कौरवों की शिक्षा संपन्न हो चुकी थी और अब समय था गुरु दक्षिणा देने का। सारे राजकुमार, पांडव, कौरव, पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सब गुरु द्रोणाचार्य के पास आए उनको गुरु दक्षिणा अर्पित करने की नीयत से। द्रोणाचार्य ने जिस आशय से उन्होंने ये सब किया था, आज वो समय आया था जब वो अपने मन की बात अपने शिष्यों के सामने कह सकें और अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में अपने शिष्यों से क्या मांगा? अपने बदले को पूरा करने का आश्वासन। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में ये चाहिए कि आप द्रुपद को बंदी बना करके मेरे समक्ष उपस्थित करें, उसके राज्य पर आक्रमण करें, उसको अपने अधीन करें और मेरे सामने ला करके यहाँ पर खड़ा करें। अपने शिष्यों से उन्होंने ये गुरु दक्षिणा मांगी। उनके शिष्यों ने सहर्ष अपने गुरु की ये बात स्वीकार करी और निश्चित समय पर अपनी सेना को तैयार करके सारे राजकुमार द्रुपद के राज्य की ओर प्रस्थान कर गए, उस पर आक्रमण करने के लिए। कुछ समय पश्चात जब हस्तिनापुर की सेना द्रुपद के राज्य पहुंची और आक्रमण की घोषणा करी, तो द्रुपद भी अपनी सेना के साथ वहां पर आए और दोनों सेनाओं के बीच घोर युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। अंततः जीत हस्तिनापुर के राजकुमारों की हुई और उन्होंने द्रुपद को बंदी बना लिया और अपने गुरु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। द्रुपद के सामने द्रोणाचार्य आए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि आज मैं भी एक राजा हूं, तुम्हारे राज्य का राजा। तुमने कहा था मुझसे कि एक राजा की मित्रता एक राजा के साथ ही हो सकती है, और तुमने ऐसा कहकर के मेरा अपमान किया था और मेरी मित्रता अस्वीकार करी थी। आज मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूं, तो मैं अब तुम्हें अपनी मित्रता का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। क्या तुम मेरे मित्र अब बनना स्वीकार करोगे? द्रुपद ग्लानि से भरा हुआ था। उसके अहंकार को बहुत भीषण गंभीर चोट पहुंची थी। द्रोण के ऐसा कहने पर द्रुपद ने द्रोण को नमन किया, अपनी हार स्वीकार करी और साथ ही उनका धन्यवाद भी दिया, उनका आभार प्रकट करा कि इतना सब होने के बाद भी द्रोणाचार्य उनके सामने मित्रता का प्रस्ताव रख रहे हैं। द्रुपद ने सहर्ष द्रोणाचार्य की मित्रता स्वीकार करी। इससे प्रसन्न होकर के द्रोणाचार्य ने द्रुपद का जो राज्य था उसका आधा राज्य वापस द्रुपद को लौटा दिया और बाकी आधे राज्य पर खुद स्वामित्व स्थापित करके वापस अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। ये कहानी थी द्रुपद और द्रोणाचार्य की। और यहाँ से जो महाभारत का युद्ध होता है, कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, ऐसा मानना है कि उस युद्ध का बीज इस घटना से भी पड़ा है। कैसे पड़ा है? द्रुपद वहां से जब गए हैं तो उनके मन में बहुत क्रोध भी था, उनके अहंकार को बहुत चोट पहुंची थी और उन्होंने मन ही मन ये प्रण किया था कि वो द्रोणाचार्य को अब सबक सिखाएंगे। और उनको ये भी पता था कि अब क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ हस्तिनापुर की सारी शक्ति उनके साथ में है, पांडवों की, कौरवों की, तो अब सिर्फ शक्ति के बल पर, अपनी सैन्य शक्ति के बल पर द्रोण को हराना संभव नहीं है। और उन्होंने मन ही मन ठाना कि अब वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था इसके लिए बनाएंगे। और वो वैकल्पिक व्यवस्था ये थी कि वो यज्ञ के माध्यम से ऐसे दिव्य पुरुष या ऐसी दिव्य संतान को प्राप्त करना चाहते थे जो आगे जाकर के द्रोण से बदला लेने में द्रुपद की सहायता कर सके। और ऐसा हुआ भी कि
द्रुपद ने अभूतपूर्व यज्ञ करके एक पुत्र प्राप्त किया धृष्टद्युम्न, और उसी यज्ञ अग्नि से एक पुत्री प्राप्त करी द्रौपदी। और इन दोनों ने ही आगे जाकर के महाभारत के युद्ध में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। राम राम।